नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सरिता अग्रवाल और आज आपके सामने लेकर आई हूं एक ख़ास मुलाकात एक ख़ास शख्स से। कुछ मज़ेदार पल, कुछ मीठे पल, खट्टे पल, कड़वे पल, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे मध्य प्रस्तुत है श्रीमती माधवी लता कोमपल्ले जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपने अपने बिजी आपसे बात करने के पहले मुझे सिर्फ 4 लाइंस याद आई थी जो मैं आपके साथ सामने कहना चाहूँगी। जी बताइए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर। हाँ। बढ़ती चली गई मैं रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर। वाह वाह। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी या जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, ये लाइंस मुझे आपके लिए बहुत एप्ट लगी। तो शायद हमारी जनता या हमारे दर्शक जो ये चैनल सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, ये 4 वर्ड्स आपके हौसले, आपका रास्ता, आपका फासला और आपकी मंजिल, ये 4 वर्ड्स के अतराफ आपकी सारी बातचीत और वार्तालाप घूमेगा और हम यही जानने के लिए आज आतुर हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, वार्तालाप वेरी इनफॉर्मल। जी जी बिल्कुल। हाँ, कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि किसी भी वृक्ष को देखना है तो सबसे पहले उसकी जड़ से आना चाहिए। मैं याकतपुरा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से संतोष नगर कॉलोनी स्थान से हूँ। मैं संतोष नगर कॉलोनी में 2 कॉलोनी है रहते, आज भी है। एक पुराना कॉलोनी जो ओल्ड कॉलोनी कहते हैं, जो नया कॉलोनी न्यू कॉलोनी कहते हैं, आज भी है मेरे हिसाब से। हम पुराने कॉलोनी में एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर है, यानी कि उसके बगल में ही 112 बी क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पे मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे 3 बुआ, मेरे दादी जी, परदादी, उनकी सासू माँ परदादी जी, ये सारे लोग वहाँ रहते थे। और मैं नन्ही सी बेटी थी वहाँ पे, बहुत छोटी सी लड़की थी। जब माँ का डिलीवरी हुआ तो लेके आई थी वहाँ पर। वहाँ से बढ़ते बढ़ते एक आध 1.5-2 साल के बाद नया कॉलोनी में, क्योंकि मेरे पिताजी जो है DMRL के तरफ, जो चंद्रायन गुट्टे के DMRL है, वहाँ पे उन्होंने MES में काम करते थे। तो वहाँ नज़दीक पड़ता है घर, इस वास्ते ओल्ड कॉलोनी से चलकर उन लोग नया कॉलोनी में 127 EWSH के क्वार्टर्स में रहते थे हम। वहीं से पल के बड़ी हुई मैं। और वहाँ सबसे प्रथम इंडियन स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल, 2 अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल्स रहते थे। उसके अलावा एक विद्यादायिनी मॉडल हाई स्कूल, तारामती सिंह जी जो स्वयं एक हिंदी पंडित थे, वो अपनी छोटी बहन थी उनके, उषा त्रिलोक सिंह जी, वो भी हिंदी पंडित थे। तो वैसे उन्हें 1-2 टीचर्स को इकट्ठा कर कर हमारे प्रिंसिपल जी ने एक नया स्कूल का उद्घाटन प्रारंभ किया था। वो है विद्यादायिनी मॉडल हाई स्कूल, जिसके प्रथम स्टूडेंट हूँ मैं। इट स्टार्टेड विथ मी, मेरे से ही शुरुआत हुआ वो। तो वहाँ से लेकर जो ये रास्ता आपने जो कहा, तो वो रास्ता जो वहाँ से निकलकर वहीं पे थे हम लोग, वहाँ से प्रारंभ हुआ वो रास्ता। 10वीं कक्षा तक मैंने वहाँ पढ़ी थी। फिर इंटरमीडिएट नवजीवन अमृत कपाड़िया। ताजुब की बात तो ये है कि मैं जब इंटरमीडिएट पढ़ी थी वहाँ पर BPC, तो जहाँ नवजीवन अमृत कपाड़िया आता है वो आपको गोशामहल के अंदर पड़ता है। वही नवजीवन अमृत कपाड़िया जो डिग्री कॉलेज होता है वो आपको गोशामहल के अंदर नहीं पड़ता है, वो रोड के उस तरफ होता है। तो आज जब बैठ के मैं आपसे कह रही हूँ तो मन ही मन एक मुस्कुराहट है मेरे अंदर की, वहाँ भगवान की भी क्या लीला और रचना है कि पढ़ाई 10th तक तो ओल्ड सिटी में हो गया मेरा रहना। तो वैसे भी तो वो ओल्ड सिटी याकतपुरा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर बाद में इंटरमीडिएट भी वहीं से हुआ मेरा। सो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने किया ग्रेजुएशन निज़ाम कॉलेज से, और निज़ाम कॉलेज तक ही आपको ओल्ड सिटी का दायरा आता है। गोशामहल के अंदर पड़ते, गन फाउंटेन। उस दिन वो तो सोच नहीं थी मेरी, सब बच्चे जैसे कॉलेज जाते, मैं भी तो वैसे ही जाती हूँ। निज़ाम कॉलेज में 3 साल मेरा पढ़ाई होने के बावजूद उस दौरान मैंने NCC भी गई थी
और दिल्ली में आरडी कैंप को मैं सिलेक्ट हुई थी, राजपथ मार्च में भी सिलेक्ट हुई थी और काफ़ी अच्छी फायरिंग होती थी मेरे। अच्छा, 0.5 रेंज, shooter, हाँ, shooter। आई वॉज अ शूटर। अच्छा 0.5 रेंज की अच्छी शूटिंग होती थी। और जब दिल्ली में जितने सारे सीनियर विंग के लड़कियां होती थे पूरा भारत देश के, वहाँ पे हम लोगों को कंपटीशन होता है रनिंग में, इसमें 4था या 5वां जगह मिला था मुझे। और डांसर भी थी मैं, तो कल्चरल में भी थी और गाना भी गाई थी वहाँ पर। तो ये सब, और निज़ाम कॉलेज में लास्ट ईयर, तो जो तीसरी साल होती है वहाँ पर, फाइनल ईयर जो होती है वहाँ पे बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होता है एक्सप्रेशंस करके, तो उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी थी। मैं प्रथम स्त्री थी, महिला थी मैं, यानी कि फीमेल स्टूडेंट हु हैज एवर बिकम द चीफ कोऑर्डिनेटर एज अ लीडर। मैंने यूथ लीडर की जगह पे था ऑलमोस्ट, वो चीफ कोऑर्डिनेटर बनना बोले तो यूथ फेस्टिवल का। तो वो सौभाग्य मुझे मिला और मुझे पता नहीं मेरे बाद अगर किसी को मिला या नहीं। तो निज़ाम कॉलेज तो सभी जानते, कई बड़े शख्स वहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी के, जब मैं पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखी थी, यूनिवर्सिटी का मेरा 3rd रैंक था। तब तो मुझे यूनिवर्सिटी में सीट मिलना था और मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। ताजुब की बात यह है कि मेरा सीट कोटी वुमेन्स को डाइवर्ट किया गया है। अब आप देखिए, कोटी वुमेन्स पढ़ता है फिर से आपको ओल्ड सिटी के दायरे पर। उस दिन में तो बड़ी मायूस हो गई, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना था क्योंकि मुझे लड़कों के बराबर में था और आप एक सोच अलग रहती थी मेरे हर वक्त, एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। आप बोलते क्या लड़कियों से कंपटीशन नहीं होती, नहीं, मुझे कभी भी सभी के बीच में अव्वल रहना था। तो यूनिवर्सिटी बोल तो उसकी एक अलग ही डिफरेंट चार्म, पहचान और चार्म हर एक में एक, एंड दैट टू फ्रॉम सोशल साइंसेस से जब आप आते हो तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मैं उस पॉलिटिकल ग्रुप और थिंकिंग जो है, यहाँ पे बच्चे लड़कियां आके पढ़ के निकल जाते हैं, वहाँ पे वैसा नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, मामले होते हैं जहाँ पे आपको ठहरना पड़ता है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, भगवान की रचना यही है। एक लीडरशिप क्वालिटी वहीं पे आपको जन्म ले चुकी थी निज़ाम कॉलेज में ही ले चुकी थी, और उसके पहले भी थी। जब मैं स्कूल में थी तभी मैं स्कूल में लीडर थी। तो लीडर जो थी मैं बचपन से ही थी। ऐसा तो कहीं मैंने कसर छोड़ा ही नहीं है। मामला जहाँ पर भी थोड़ा गंभीर हो तो हम पहले मैं खड़े रहती थी वहाँ पर, लेकिन सोचती थी, मेरा कभी लड़ना नहीं था मुझे किसी से। मुझे जो सच है, सच को बाहर निकाल कर सच के साथ ठहरना, डट के ठहरना मेरा स्टाइल था। क्योंकि हर वक्त आप लकड़ी लेकर या कुछ हाथ में हथियार लेकर ही जाने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि एक जर्नलिस्ट होते हैं, कलम बहुत बड़ी हथियार होती है उनके हाथ। वैसे ही मैं जब जिस वक्त के अनुसार जिस प्रकार का लड़ाई करना चाहिए उस प्रकार की लड़ाई करने में मानती थी मैं। सो इन दैट वे मैं कोटी वुमेन्स में आ गई। अभी देखिए, आज बैठ के जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोटी वुमेन्स फिर यही दायरा हुआ। ऐसा मैंने 25 साल LKG से लेकर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक संपूर्ण तरह से मैं एक ओल्ड सिटी की वहाँ की बेटी बन गई। आज मैं बेटी क्यों कहती हूँ? क्योंकि अभी तो सनातन धर्म है, ब्याह हुआ तो ससुराल गए, क्योंकि दामाद जी को तो घर लेके नहीं आ सकते ना, वो तो हमारा धर्म है ही। तो शादी हुआ तो मैंने ससुराल चली गई। तो वैसा मेरा पूरा बचपना हुआ, बचपन पूरा। बचपन से लेकर युवावस्था तक आपकी शिक्षा, दीक्षा, आपकी लीडरशिप, आपका कर्म, आपका सारा लेखा जोखा इस ओल्ड सिटी के अतराफ फिरता ही रहा। तो देयर इज़ नो डाउट कि आप ओल्ड सिटी की बेटी है, नो डाउट अबाउट इट। आपको ओल्ड सिटी की बेटी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता है वो, वास्तविकता है। सच को दर्पण दिखाने की आवश्यकता कभी नहीं होती है, वो अपने आप सच को कोई कभी ढक नहीं सकते। सच सूरज की किरणों की तरह से होते हैं। अगर कोई मेघ भी बीच में आ जाए फिर भी उसको वहाँ से ढलना ही पड़ता है, और सूरज की किरण सच्चा ही होता है। इस प्रश्न को बहुत आगे लेके जाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और संबंधित करूंगी उस प्रश्न से, क्योंकि अभी अटकलें हैं कि आप राजनीति में
पदार्पण करने वाली तो नहीं कहूँगी, आप पदार्पण कर चुके हैं, तो मैं एक बहुत आगे लेके जाऊँगी, बिल्कुल आपका मर्जी, पार्ट्स छोड़ नहीं आपकी मर्जी है। आगे लेके जाऊँगी कि एक सवाल ये उठ रहा है कि स्थानीय गैर स्थानीय, लोकल नॉन लोकल, इसी को आप सेंटर करते हुए इस प्रश्न का जवाब कैसे देना चाहेंगे? जहां हम अंतर्जातीय स्थाई पर भारतीय बनने की और भारतीय का एक महत्वपूर्णता को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आध्वर्य में चलने के लिए निकल पड़े हैं, कौन से लोकल और नॉन लोकल के बारे में बात कर रहे हैं आप? हम तो भारतीयता भरना चाह रहे हैं और आप फिर उसको तोड़ना चाह रहे हैं। भाई ये देश टूटा हुआ है। मैं 25 साल से ओल्ड सिटी की हूँ, तो छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आप लड़की ब्याह करके चली जाती है तो शायद आप लोगों के लिए वो मर गई होंगी। नहीं क्यों इस बात में इतनी कड़वी से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिसने लोकल और नॉन लोकल की बात कह रहे हैं उन सारे महापुरुषों से मुझे एक ही कहना है कि लड़की को हम विदा करते हैं एक अच्छे ससुराल देकर भिजाने के लिए, ताकि वहाँ का एक नया परिवार इस लड़की जाकर यहाँ संस्कृति संस्कार वहाँ भरकर उस घर को भी आबाद करे। मानते हैं आप ये बात? दो कुटुंब साथ चलाने के। यस। और हमने कई बार देखा है, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी लोग मानते हैं कि लड़की ही ज्यादा मायका को याद रखती है शादी के बाद। आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल। घर के बहू भी मन में मायका ज्यादा चलता है, क्योंकि हम वहां से आए हुए रहते हैं। ये बात सच्चाई है। अगर जब मैं एक स्थान पर आती हूँ जहाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आप भी स्त्री है, मैं सारे उन स्त्रियों से यही सवाल करती हूँ, क्या हमारा मन मायके की तरफ नहीं जाता है? क्या इस मन प्यार, इस डोर क्या मायके की तरफ ही खींचा नहीं जाता है? मेरा भी डोर मेरे मायके की तरफ ही तो खींचा है ना। यही तो सनातन धर्म है, यही तो सनातनी हूँ मैं। इसी प्रकार मेरा भी डोर अपने मायके की तरफ खींचा। लेकिन मुझे ये बात भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज हम पूरे देश की प्रगति को जब देख रहे हैं तो हमको सबसे पहला भारतीय होना पड़ता है। तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं भारतीय हूँ? सवाल ये मेरे तरफ उठना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ? सवाल ये उठना चाहिए मेरे तरफ कि मैं हिंदू धर्म को पालन करती हूँ या नहीं करती हूँ? आपके मुख पर दर्द देखकर लगता है कि आपको जब नॉन लोकल या गैर स्थानीय कहा गया तो आपको काफ़ी तकलीफ हुई। आपकी बात, उनके बातों से मुझे तकलीफ नहीं हुई, उनकी सोच विचार से कि कोई तो कुछ, अभी तो आपको पता ही है जब लोग कुछ करके बाहर निकल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत सारे हमको कव्वे मिलते हैं काव काव करने के लिए। वो भी खास करके जब स्त्री आती है तो आपको भी पता है ऐसे कई सारे महान पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इनके कहने पर प्रजा कभी कभी मंदबुद्धि हो जाती है, बच्चों के जैसा काम करने लग जाती है। तब हमारा ये दायित्व बनता है कि उन तक एक बात पहुंचाने के लिए। क्या शिवाजी लोकल थे जब वो तेलंगाना आए थे, भाग्यनगर आए थे? जब रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन के लिए जो तकलीफें हम सारे कर सेवक ने उठाए थे, जाकर अपना प्राण त्याग किए थे अयोध्या में, क्या वो सिर्फ लोकल थे? आपकी जानकारी के लिए और एक शायद आपको पता भी होगा पर मैं बताना चाहूँगी, पटेल मार्केट जो अभी टेक्सटाइल हब है उसका नाम सरदार पटेल जी के नाम पे रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम। जी मैं गई थी वहाँ पर भी। हाँ, तो ये लोकल और नॉन लोकल की बात होती तो फिर उनके नाम से कोई इतना बड़ा टेक्सटाइल हब खुलना मुश्किल था। तो इस तरह से जो भी है, हम सब भारत माता के बच्चे हैं सरिता, ये मानती हूँ मैं। हम सब इस भारत माता के बच्चे हैं और इस माता के बच्चे को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
अटक से लेकर कटक तक कहीं पे भी जाकर देश के भविष्य के लिए काम करने का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली कोई हमसे नहीं छीन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम यहीं के हैं, लेकिन इस बात को हम किसी को भी प्रूव करने की जरूरत आज मैंने समझ लिया नहीं है। तो शायद ये लोकल और नॉन लोकल के जवाब जो है ये आखिरी बार दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी हिंदी में नहीं दिया ये बात। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो भाग्यनगर यानी पुराने बस्ती के वास्तवी है, जिनको मैंने कभी भी हिंदी में उनके प्रति उनके सवालों का जवाब आज तक देने का मुझे मौका नहीं मिला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपसे। धन्यवाद सरिता कि आपके वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं बता रही हूँ उनको कि मुझे भारतीय हूँ मैं, ये एक बात मेरे लिए बस है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वधर्म का पालन करने वालों को देखने की ज़रूरत सभी श्रोताओं को है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आपका स्वधर्म क्या है? आप स्वधर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा हैंदव धर्म मेरा स्वधर्म है, वही भगवत गीता कहता है। मेरा स्वधर्म हैंदव धर्म है। ऐसी धर्म की परिपालना अपने परिवार को पालित और पोषित करने में भी की है। सुना गया है कि आपने अपने तीनों बच्चों को होम स्कूलिंग दी है और आपकी सबसे बड़ी लड़की IIT में सीट प्राप्त करने वाली सबसे यंगेस्ट गर्ल ऑफ इंडिया है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था जो आजकल जो माताएं बहनें, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारा समय किटी पार्टी व्हाट्सएप में व्यर्थ गुजारती हैं और बच्चों को ट्यूशन भी जाती हैं, या फिर स्कूल से आने के बाद पहले ही बच्चा स्कूल थके हुए आते हैं, बस्ता लाद कर फिर उसको ट्यूशन भेजाया जाता है। ट्यूशन ना जाने पे उसकी मार कुटाई की जाती है। तो उसके बारे में आप एक छोटा सा कुछ मैसेज दीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ सरिता यहाँ पर कि हम जो बीज बोते हैं धरती से वही फल बाहर हमको मिलता है। बोया बीज नीम का, आम कहाँ से हो? आप प्यार के बीज बोएंगे तो प्यार का ही फल वापस आएगा आपको। बच्चे कभी भी समाज के लिए या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य मात्र नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जब आप ड्यूटी समझ के करेंगे किसी काम को, हम ड्यूटी कर्तव्य जैसे कि खाना बनाना, हालांकि वो भी ड्यूटी नहीं बनना चाहिए, लेकिन खाना बनाना फिर भी ड्यूटी बना सकते हैं, जिसमें प्राण नहीं है, जान नहीं है। जहाँ कि मैं आप ही से सवाल एक करती हूँ, ऐसा बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे कुत्तों को पालते होंगे। मैंने कई बार देखने के प्रयत्न करी कि कोई कुत्ते को मारते हैं, कोई कुत्ते को नहीं मारते। जो भी घर में पालते हैं ना, कुत्ते को नहीं मारते। हालांकि आपको मालूम है कुत्ता यहाँ बैठता, वहाँ बैठता, यहाँ गिरता, वहाँ गिरता, लेकिन वही अपने कोख से जन्मे बच्चों को फट बोल कर एक मार देते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो कुत्ता ना मारने के लिए रुक रहा है आपको और बच्चा मारने के लिए तड़पा रहा है आपको? और उससे भी अहमियत बात, अब बच्चा ना करेगा गड़बड़, आप और मैं करेंगे। नटखट कृष्ण भगवान बच्चे से तो नटखट थे ना। अब जब बड़े हो गए, धर्म युद्ध में जो गीता पाठ कर रहे थे, तब थोड़ी नटखट थे कृष्ण। बच्चों का भी नटखट रहना ही उनमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है, क्योंकि जब हम उसको देखते रहते तो जीवन में जो हमारे सुख दुख के रेखाएं ऊपर नीचे चलती रहती ना, उससे सुकून मिलता है जब हम बच्चों को देखते हैं। हम आजकल कैसा हो गया, बच्चा हमारे लिए एक शान मात्र हो गया है ना, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल हो गए बच्चे। इसके वजह से क्या हुआ ना, तो आपको स्टेटस सिंबल कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप स्टेटस के तड़प में हैं, यानी आप सोसाइटी में हैं। जैसे हमारा बच्चा फला स्कूल जाता है या ये ब्रांड के कपड़े, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके चारों तरफ ऐसा एक 20, 25, 30 या 50 परिवारें हैं जिनमें टटर पटर एक ही बातें होती है कि आपने क्या जेवर खरीदा है, आपने कौन से साड़ियाँ खरीदी हैं, आपने कौन से पार्लर जाके मेकअप या जो भी है करवाते हैं। तो इनके वजह से क्या हो रहा है ना, आगे जाके सारे खत्म काम, अब अपने बारे में खबर खत्म हो जाती है, समाचार सब तो बच्चों पे तो पढ़ते हैं हम लोग।
तो बच्चा एक ऐसा टारगेट हो गया, लड़का या लड़की ने, बच्चा ऐसा टारगेट हो गया जो हमारे समूह के बात करने के लिए एक विषय हो गया है। कभी भी बच्चा समूह का विषय नहीं बनना चाहिए, बच्चा परिवार का विषय है। जैसे कि पति पत्नी का बात परिवार का विषय होना चाहिए। जैसे पहले बच्चे को बुला के बोला जाता था कि इंग्लिश में राइमिंग बोलो, ट्विंकल ट्विंकल। अभी थोड़ा सा डिफरेंस आया है, अभी इंग्लिश सभी को आ रही है। अभी बुला के बोला जाता है कि गीता का एक श्लोक बोल, आएंगे 5 श्लोक, उसमें से एक श्लोक। ऐसा हमारे बच्चे को गीता का श्लोक मालूम है, श्लोक का मीनिंग मालूम है नहीं मालूम है, श्लोक हम जीवन में कितना उतारते हैं वो बात की बात है। अभी ऐसा जो है ना, सारे डिसिप्लिन बच्चे के लिए है, क्योंकि करवाना आसान है बच्चे से। जिस बच्चे से हम बोल रहे हैं कि श्लोक बताइए, क्या वो श्लोक माता पिता ने सिखाया है उनको, या स्कूल में या कहीं और जगह में पढ़ाया गया है? जो धर्म का पालन आप नहीं कर सकते हो, आपको पता ही कैसा चलेगा वो धर्म पालन करते वक्त कितने पत्थर या कितनी कोयलों, जलते हुए कोयलों पे आपको चलना पड़ता है, कैसा पता चलता है? आपको इसका एक उपमान देती हूँ। मैं कभी एक बार कहीं गई थी, जो टीचरों का समूह बैठा हुआ था, तो एक टीचर ने मुझे उठ के पूछा है, जैसे मैं बात कर रही थी कि सच्चाई के बारे में, तो टीचर ने बोले आप तो बहुत आसानी से बोल रहे मैडम, स्टेज पर ठहर कर सच बात करने से कोई इतना आसान से नहीं लेता है। मेरा बच्चा सच बात करा तो टीचर ने मारा है उसको। मैं बोली संदर्भ क्या था? तब उसने कहा कि मेरा बच्चा क्लास में बैठा हुआ था, बगल में बच्चा खेल रहा था, टीचर लेसन पढ़ा रही थी, तो ये बच्चा उठ के बोला मैडम ये नहीं सुन रहा क्लास, बगल में ये कोई और काम खेल रहा, जो भी कर रहा था। तो टीचर इसको एक मार के तू अपना काम कर ले, बताई। तो उसने मुझे बताया, देखा मैडम। मैं बोला ठीक है। बच्चा ने सच्चाई बोल दिया टीचर को। इसके पहले आपने जब उसको, बच्चे को सिखाए थे कि आप तुम सच बोलना चाहिए जीवन में, उसके पहले आप कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने या कितने साल आप सिर्फ सच बोलकर जीवन को आगे बढ़ाया? टीचर के पास जवाब नहीं था, जो माँ भी थी टीचर भी थी। मैं बोला आप सच बात करने का जो प्रयाण आपने कितना समय तक आपने किया है? मैंने नहीं किया। मैं बोला तमाशा है, आपने कभी सच बोला नहीं और बच्चों को सच बोलने का आप सिखा रहे हो, तो सारी नीति सब बच्चों के लिए है। मैं बोले बेवकूफ जी, आप टीचर भी हो, माँ भी हो, डंडा तो पहले आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर धर्म का पथ बच्चों को सिखाने से पहले हमको इसलिए चलना पड़ता, क्योंकि उस धर्म का पथ में धर्म कैसे आगे लेके जाना है समझने के लिए ठोकरें खाना पड़ता है। उस क्लास में उस वक्त उस बच्चा का धर्म था, टीचर का पढ़ाई हुई पढ़ाई को सुनना उसका धर्म था, भटकना उसका धर्म नहीं था। समझ रहे आप? उस बच्चे का धर्म क्या था? टीचर लेसन पढ़ा रही है। एक बच्चा का धर्म और सच्चाई यही है कि आजू बाजू न सिर मोड़ते हुए टीचर की तरफ देखे और पढ़ाई को पढ़े। बगल में जल भी चला जा रहा हो, कोई जल भी जा रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए। वहां का सच वो था, उतनी एकाग्र भाव से सुनना चाहिए। वो एक विद्यार्थी का सच वो है। बाजू वाला का खेलता कूदता, इसका मतलब है टीचर का पढ़ाई ना सुनते वो खेल रहा, वो खेलने वाले को तू देख रहा, तू इससे कौन सा अच्छा बंदा हो गया? आप इतना समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि आपने कभी सच बोलने का पथ उठाया नहीं चलने के लिए। हम माँ बाप से, लेकिन हमने अपने आप को कभी ये सवाल नहीं किया कि क्या मैं जिस तरह मेरी माता बनने के प्रयत्न करी, क्या मैं उस प्रकार की माता बन रही हूँ मेरे बच्चों को? जिस प्रकार के पिता, उस प्रकार की माता के पास व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक नहीं था ना। तो इस प्रकार के बच्चे के पास भी ये सब है ना। तो आप जितना बिगड़ सकते हो, ये एक माँ के जैसा या पिता के जैसा ना बन पाने की जो आपके माता पिता थे, तो उतने तो कारण बच्चे के पास भी तो है ना, वैसा ना बनने की। ना बनने के, सही बात हो गया ना बस।
यही है सच्चाई, यही धर्म है। राजनीति में स्त्री और सनातन में स्त्री कैसे देखते हैं आप? मेरे लिए दोनों कुछ अलग नहीं है एक से, क्योंकि आप अगर सीता मैया को ही ले लें, सीता मैया जब जनक महाराज की बेटी थी तो जनक महाराज उनका जब शिव धनुष उठाने का सच्चाई का जानकारी जब उनको आया तो उनके मन में एक ही था कि ऐसी महाशक्ति की ब्याह मैं उसी से कर सकता हूं जो इसको तोड़ सकते हैं। पिता को पता था कि पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढना है। हाँ, तो उन्हें कहीं पे भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। आजकल हम क्या करते हैं, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी से लड़की को लेकर इंटर के लड़के से बंद देते हैं, क्योंकि हम लड़की को बोझ समझते हैं, या हम समझते हैं वो मर्द होने के नाते, पुरुष होने के नाते ही बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। लेकिन जनक महाराज ने वो नहीं किया। अगर मेरी शिव धनुष को उठाकर गेंद को निकाल सकती है बाहर इतनी हल्के से, इसका मतलब है पुरुष तो इससे कहीं अधिक होना चाहिए, इसको तोड़ने वाला इसका पति बनेगा। तो स्त्री मात्र नहीं थी, वो शक्ति थी, शक्ति थी वो। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर धनुष को उठाने वाली स्त्री थी वो। और जब रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक हुआ तो सिर्फ रामचंद्र जी को बिठाकर कोई पट्टाभिषेक नहीं करे, सीता मैया को भी उनके साथ बिठाकर पट्टाभिषेक किया। किसी भी हालत पर वो भी आधा साम्राज्य की महारानी थी वो, यानी पूरा साम्राज्य की, है ना, एक वो कुर्सी पर रामचंद्र जी का जितना था उनका भी उतना ही दायित्व था। अब एक और पीछे चल जाते हैं, जैसे कि दशरथ महाराज। दशरथ महाराज जब सुर असुर का जब युद्ध हुआ है, सुर की तरफ थे उन्होंने, तो उनके साथ पत्नी निकली थी कैकेयी। जब वो उनके साथ युद्ध रंग में इतना महत्वपूर्ण भागीदारी थी वो, जिसके वजह से ही दशरथ महाराज ने युद्ध जीत सके। अभी आप बताएं, कहीं भी पुराण में या इतिहासों में दोनों को अलग करके देखा नहीं गया है। अब आप पद्मावती के पास आ जाइए, पद्मावती भी ऐसी ही हर युद्ध कौशल्य निपुण थी वो, और वो स्त्री घर में एक परिवार, एक पत्नी के पात्र को जब पालन कर रही थी, वो वक्त आने पर उसने अपना तलवार भी उठाना दिखाया और शस्त्र भी उठाई और बुद्धि का भी प्रयोग किया उसने, जौहर भी किया। तो इसका मतलब ये है, आज देखा जा रहा है एक स्त्री को अलग इसमें, अलग उसमें, अलग इसमें, लेकिन सनातन धर्म में स्त्री कभी दो हिस्सों में बांटा नहीं गया, कभी या 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग नहीं था। परिवार और समाज, उनका काम दोनों तरफ था। जैसे आप जीजाबाई को देखेंगे, शिवाजी को तैयार किया, शिवाजी को तैयार किया उन्हें, तो वो स्वयं शस्त्र है वहां पर। झांसी लक्ष्मी को जब आप देखेंगे, बेटे को लेकर वो युद्ध रंग में गए थे, तो वो पत्नी भी थी इसके पहले, राजा का संरक्षण किया उन्होंने, और रानी भी थी वो। बस हमारी दुर्भाग्य है कि जैसे हम नवीन युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे पाश्चात्य लोगों का उनका प्रभाव हमें पड़ता जा रहा है। मैं ये बात खास करके इसलिए कहना चाह रहे, पाश्चात्य नागरिकता का प्रभाव हम पर, क्योंकि संस्कृत, हाँ, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जब औरत राज्य पर पालन करती थी और राजा के बराबर पत्नी बनकर उनके बाजू बैठती थी सिंहासन पर, कई साल वहां पे औरत को एक बात पर आवाज उठाकर बोलने का हक तक नहीं था। वो 19वीं सदी में तब वहां की औरत को वोट डालने का हक मिला। आप देखिए तो सही, वोट डालने का हक नहीं था, और आज हम कहते हैं वो लोग फॉरवर्ड है। ये सोच विचार हमारा सबसे
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस देश का कि हम जल्दी एक तरफ मुड़ जाते हैं और पीछे वापस घर लाने के लिए उस सोच को सालों मेहनत करना पड़ता है। क्या नहीं तो 130 करोड़ जनाभा देश जहां पे इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जितना प्रगति हमने आज मोदी जी के पहले देखा है, क्या सही में इतने साल लगते थे उसको होने में? हम जल्दी किसी के तरफ, किसी के प्रति ये समझकर मुड़ जाते हैं कि वो फैंटास्टिक है, वो मॉडर्नाइजेशन है, वो करेक्ट है, जो नहीं है। हम बहुत मॉडर्न सनातनी जब थे, जब हम सनातनी थे बहुत मॉडर्न थे हम। विचारों में खुलापन जरूरी है, कपड़ों में खुलापन जरूरी नहीं है। नहीं है। पता नहीं जीजाबाई जी के कौन से वस्त्र धारण थे, झांसी लक्ष्मी का कौन सा वस्त्र धारण था, रुद्रमा देवी का कौन सा वस्त्र धारण है, सत्यभामा जी का कौन सा वस्त्र धारण है, महिषासुरमर्दिनी का कौन सा वस्त्र धारण है। अभी ऐसा बोलते सीता मैया का कौन सा वस्त्र धारण है, ऐसा बोलते जाएंगे तो। और गार्गी का कौन सा वस्त्र धारण है? मेरे सामने तो एक पारंपरिक वेशभूषा में वस्त्र धारण कर आप बैठी हुई हैं। तो अब आप राजनीति, जैसे आप कह चुके हैं कि अध्यात्म और राजनीति, आध्यात्मिकता को राजनीति में तो आना ही है। तो आप राजनीति संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा देश का राजनीति सनातन धर्म, हैंदव धर्म और गीता के बल पर ही चलता है। ये घर गृहस्थी वालों को या संन्यास लेने वालों को प्रप्रथम नहीं है। मेरे हिसाब से ये राजनीति वालों को प्रप्रथम है, क्योंकि इतना गीता बोध जो श्री कृष्ण भगवान ने किया वो रणरंग में किया है। एक राजा दूसरा राजा को किया है। शांत बैठकर किसी गुफा में नहीं किया गया, बल्कि युद्ध क्षेत्र में। हालांकि किसी को संन्यास लेने के लिए नहीं किया गया, वो हाँ। शस्त्र पकड़कर धर्म के लिए युद्ध करने के लिए सिखाया गया है। सनातन धर्म का संरक्षण के लिए किया गया। वो कहते हैं परधर्मो भयापा, तो स्वधर्म को आप अपना लो और राज्य संस्थापना के लिए धर्म के ओर शस्त्र भी लेकर आप आगे बढ़ोगे, तो वही है हैंदव धर्म। आपका ओल्ड सिटी के लिए विजन क्या है मैम? एक तो ये बड़ी दुखी विषय है कि विडंबना कह सकते कि जब मैं 25 साल के पहले जिस बस्ती को मैंने छोड़ के आई, पुराना बस्ती बोलिए, ओल्ड सिटी बोलिए, भाग्यनगर बोलिए, हैदराबाद बोलिए, नाम जितने भी दीजिए, हालत तो उसी से बदतर है, आज भयानक है। पर दिल में तो धड़क रहा है आपके ओल्ड सिटी। हाँ, धड़का इसीलिए भागी उस तरफ। अगर ओल्ड सिटी मस्त रहता, बहुत बढ़िया, एकदम स्वस्थ, साफ सुथरा, पढ़ाई है वहाँ पे, हेल्थ है यानी वैद्य है, अच्छे अच्छे पाठशाले हैं, लोग बिंदास से जी रहे, खुशी से जी रहे, मुस्कुराहट से जी रहे, तो शायद मेरा दिल धड़कने के लिए या उस तरफ भागने के लिए जरूरत ही नहीं। आज वो तो दिख रहा है ना, आप चाहते तो एक बहुत इजी लाइफ की ओर जा सकते थे। पीछे पलटकर इतनी जद्दोजहद करने की आपको आवश्यकता थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब मैं वहां पे गई थी, ऑलमोस्ट जो 7-8 साल से मैं काम कर रही थी, कोई आए मेरे से, कोई पूछे। अभी आप 7-8 साल बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन आपका जो 3 ट्रस्ट है, लोपामुद्रा, 18-20 साल से काम कर रहे हैं, 3 ट्रस्ट है। हाँ, लेकिन मैं 7-8 साल इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं 8 साल पहले आरएसएस में आई थी मैं, और संस्कृति भारती के तरफ वहाँ पे आई थी मैं। और उसके बाद 1 साल के बाद मुझे इंद्रेश भाई साहब, जो आरएसएस के प्रमुख लोगों में से हैं, उनका एक फैंस भी एक एसोसिएशन है जिसके उन्होंने पेट्रन है, तो एक जगह पे मुझे भाषण देते हुए सुने थे जी। तो वहाँ से मुझे उन्होंने पहचान कर, हाँ तभी पहचान लिए थे शायद मुझे, तो मुझे बोले नहीं आप ऐसा नहीं, आप खास कर मेरे साथ सारे ओल्ड सिटी में आप काम करें, तो मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया।
So you are walking your way to the chair by talking. You are walking the talking. I am not just walking the talking. I probably am also walking and doing and then talking. And running in a marathon race. Exactly. तो क्या हुआ वहाँ से तो लोग मुझे ज़्यादा पहचानने लगे. People started recognizing me more that because मेरे कार्यक्रम ट्रिपल तलाक में मैं काम कर चुकी हूँ उनके साथ. तो जब मेरे सारे काम कर रही थी towards इस्लाम और तुमको जागृत करने का जो काम कर रही थी, तो उस वक्त पर मैं जब इंद्रेश भाई साहब से बहुत सारे यहाँ जगह पे जाके आई, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनजीओ थे जो मेरे से जुड़ना शुरू हो गए, प्रारंभ हो गया. और मेरे पास आते थे कि अम्मा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, एक मेडिकल कैंप करेंगे, इनका रेशन का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं बच्चे लेकिन चप्पल नहीं है, यानी तो एक बैग नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं. ऐसे में 7 साल से कर रही हूँ. इसके अलावा बाकी के सारे जो कर रही थी, जैसे कि हम लोग ने शौचालय बनाए थे अनदर पार्ट ऑफ द सिटी में, और हम लोग ने एक विलेज को अडेप्ट कर लिया था. 10,000 गर्भिणी स्त्रियों के लिए हमने अडेप्ट कर लिया पूरा विलेज. हमारे ससुर जी भी बहुत 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 बड़े चैरिटेबल पर्सन है. तो हमारा परिवार ही ऐसा है, कई सालों से हम समाज सेवा में लगे थे हम लोग. यही हमारा काम है. दिस इज द बिगेस्ट वर्क दैन द बिजनेस दैट वी डू. तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि वो एनजीओस वाले मेरे से आके बात करे कि माँ आप जो भी आके हम पूछते हैं, आपने कितना दिया बात नहीं है, आपने कभी ना नहीं कहा. तो इसमें हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे मेरे पास. दुख का कोई धर्म नहीं होता. मतलब खास करके माँ के लिए, जब एक स्त्री माँ के रूप में देखती है, ऐसा कि नहीं कि मैंने जो मन में है वो देते वो पूछे में दिए, नहीं, मैंने खाना दिया है, किसी को कपड़ा दिया है, किसी को वैद्य का एक हेल्प किया है, मैंने मेडिकल सपोर्ट किया है, किसी को चप्पल दिया है, या गवर्नमेंट कॉलेज का कोई फीस भरा है. मैं इसके अलावा कोई ऐसा तो देने वाले हाथ छोटे बड़े नहीं होते, भावना देखी जाती है. आई सी कि मैं इनको बैकग्राउंड भी देखती हूँ, क्या है, कितना धर्मबद्ध की बाधाएं इनको. तो उसके बाद ये बच्चे आके मेरे से बोलने लगे कि ऐसा नहीं अम्मा, आपको अब मैदान में उतर के काम करना है, क्योंकि आप जैसे. तो ये सारे एनजीओस ने आके मेरे तरफ एक, मैं सवाल नहीं कहूँगी, एक रिक्वेस्ट डाला मेरे, एक विनती डाली कि अम्मा आप आ जाइए, आपको आके देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्रकार के मातृत्वता से जो मदरली नेचर से जो आप हमको मदद करते हैं, शायद आप जैसे सोच विचार वाले धर्मबद्ध वाले यहाँ पे आना चाहिए. और आप चौंक जाएंगे, ये बात पूछने वाले मुझसे मुसलमान दोस्त हैं. देन आई डिसाइडेड कि मैं आऊँगी और हर मोहल्ला फिर के देखूंगी. तो जिस मैके को मैंने छोड़ा है वो मैका कहीं खो गया है. सालों में 25 सालों में खो गया वो मैका. आपको वो नहीं मिला? नहीं, वो नहीं मिला मुझे. जिस मिट्टी को ऐसा की है कि वो कहीं ऐसे एक दिशा में तो ऐसा खो गया जहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये नाम मात्र पढ़ाई है, और पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोई डिग्री कर ले रहे हैं, कोई डिग्री नहीं कर रहे हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, मोहल्लों में फिर रहे हैं. या नहीं तो इतने गंदे मोहल्ले हैं, ड्रेनेज ओवरफ्लो होते रहता है, कचरा पड़ा हुआ रहता है. लोग सोचे होंगे कि वो लोग धन इकट्ठा किया या प्राप्ति करे, लेकिन मन का शांति भी प्राप्त नहीं किया उन्होंने, और जीवन में एक सनातनी एक धर्म के तरफ उठना भी प्राप्त नहीं किया उन्होंने. ना पढ़ाई की तरफ एक उठे, ना वैध सदपाई से उठे. आप स्वयं तुलना कीजिए कि ओल्ड सिटी को, मैं काफ़ी सारे लोगों से ये बात बहुत बार बताई थी, लेकिन मैंने तेलुगु भाषा में बताई थी. अब हिंदी या उर्दू थोड़ा मिला हुआ भाषा में मैं बताती हूँ आपको. अगर आप भाग्यनगर या ओल्ड सिटी के चारों तरफ आप एक लकीर खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, और रेखा से आप 40 फीट का रोड पार करेंगे, तो जो अंतर आपको मिलेगा
आप स्वयं उसके क्या बोलते हैं, एक प्रूफ है आप। चकित रह जाएंगे। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, यू किसी को इस बात मुद्दे के बारे में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में एक ही बात खटका कि यार 40 फीट रोड तय कर रहा है कि प्रगति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अच्छे अच्छे वैध सदुपाय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, विद्यालय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कचरा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, गरीबी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 40 फीट का रोड तय कर रहा है, बस यह है नसीब। इतना ही है वहां के लोगों का प्राप्ति, यहां का लकीर इतना ही है क्या? आप ही बताइए, जब तक वहां से कोई बाहर निकल के कोई दूसरे जगह पर अपने घर नहीं बसाते, तब तक उनको स्वयं नहीं लगता हम आगे बढ़े, कि जिस जन्म स्थान पर कोई जन्म लेकर इतने साल वहां पर रहते हैं, क्यों उनको न्याय नहीं मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है तो सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर कर रहे भी है तो आवाज बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अगर आ भी गया तो हल क्यों नहीं दिया गया है? ये मुद्दा एक पढ़ाई की नहीं है, ये सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, ये सिर्फ एक बेरोजगार की नहीं है, नहीं, ये सवाल उससे कई बड़ा है। जो फंडामेंटल राइट में, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, क्या हो गया वहां पे? ये तो मैं आज एक बात बता दी। मैं कारवार में एक जगह पे गई थी, वहां पे दत्तात्रेय मंदिर हो उद्घाटन हो रहा था, स्थापित करे थे वो लोग, बड़े प्यार से वहाँ के लोग बुलाए थे। मैं गई थी, मराठों का है जगह। मैं वो खत्म होते ही मैं जब निकल रही थी, वहाँ के नन्हे मुन्ने भाई, जब तो बेटे के उम्र के बच्चे आके बोले, माता जी आप इधर एक बार इसी गली पे ऐसा आगे आइए। वहाँ गए तो एक भैंस थे, गोबर था वहाँ पर, बहुत ही जैसे हम पुराने गाँव में देखते, बहुत अच्छा लगा। आंगन में भैंस बंधी हुई है, तो कह रहा था घर में ब्याह है। मैं बोले कब है? अभी अप्रैल के कोई महीने में कोई तारीख पे है। तो फिर मैं बोली क्या दिक्कत है बेटा? अम्मा इधर आकर हम जब लड़की का शादी है घर में, हम दीवार बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आकर हमको धमकी दी जाती है कि कहीं युग के पहले, पता नहीं वो कौन सा त्रेता युग है, द्वापर युग है या सत्य युग है, मुझे नहीं मालूम, पुरखों का, उनके बाप दादा का कई सालों से उनका जो जायदाद है, वहां पर जो प्रॉपर्टी है, कोई आके कहता है कि कहते वो उसका है। माँ पुलिस मदद नहीं करती उनकी, माँ लोकल मीडिया मदद नहीं करता। वो इतने अकेले पड़ गए हैं वो लोग, रोज धमकी देते हैं वो लोगों को। ये नवीन भारत है। छीनना, झपटना, एनक्रोच करना, ये है पुराना बस्ती। ये तो मेरे सोच के बाहर है कि लोग ऐसे भी जीते हैं वहां पर और किसी को नहीं खटकता। मैं सारे लोग जितने भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनको सवाल करती हूँ, ऐसे कितने ही सारे लोग हिंदू वहां पे जी रहे हैं जिनको मदद नहीं है, और मैं उन सारे लोगों को भी ये अभी सवाल यानी प्रश्न हुआ, अभी सवाल, अलग सवाल, आई थ्रो द चैलेंज ब्लडी। आगे जाकर किसी को भी इतना हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी हिंदू भाई के घर आके ये बात कहे, ये जगह मेरा है और मैं उसको एनक्रोच करूंगा या मैंने उसको हड़पने की कोशिश करूंगा। हम ऐसे कई हिंदू अब एकत्रित ठहरेंगे, और मैं आ रही हूं और मैं ठहरूंगी हर हिंदू के लिए वहां पर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, जो भी होगा मेरे तरफ या मेरे प्रति।
हम ठहरेंगे। इस प्रकार के जाति आगे जाकर होने नहीं देंगे। मुद्दा जस्टिस की है, यहां पर न्याय की है। यहां पर अगर वैसे हम खोद के निकालने लग जाएंगे, आज कितने ही ऐसे जगह है जो आज भी रिकॉर्ड्स में एनक्रोच्ड है, और बहुत सारे जो न्यायबद्ध जिनका जगह है, मंदिरों का है, किसी ने मुंह तक नहीं खोला है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको रुकना चाहिए ना बात। वैसे ही देखकर अगर आप पसमंदों के पास जाइए, मुसलमानों का, उनके यहाँ तो घर नहीं है और भी दीनहीन अवस्था। और दीनहीन है। तो ये जो बड़े बड़े नेता अपने बारे में नेता कहते हैं, हिंदुओं को जीने नहीं देते हैं और पसमंदा मुसलमान को खाने के लिए रोटी नहीं देते हैं, या जिस प्रकार के जीवन विधि विधान है उससे उनको आगे नहीं लेके जाते हैं, औरतों को दबा देते हैं। किसके फायदे के हैं लोग? तो फिर किस फायदे के, किसके लिए फायदा है? ना जीने, सारे सच्चाई को बाहर निकालूंगी, उन हर जरूरत इंसान के लिए ठहरूंगी मैं। तो ये मुद्दा इतना 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 लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं यहां पर। द जर्नी इज अबाउट गिविंग जस्टिस टू दैट एवरी citizen who is living in this country in Bhagyanagar, who is not being given his portion of justice, यानी जो उनका हिस्से का धर्म न्याय है, उनको जिस सुख शांति से, जिस अभिवृद्धि के साथ उनको जीना चाहिए, जिसको वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला सुख शांति भी, अभिवृद्धि भी, मैंने 3 बात बताई। और अपने धर्म के साथ जिस नागरिक को वहां पे जीने नहीं दे रहे, धर्मबद्ध न्यायबद्ध, उनको वो दिलाना ही आज मेरा प्रथम कर्तव्य है। उसके लिए जितना भी दूर मुझे जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूं। एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है आपने अपने लाइफ में अभी, जैसे पिछले चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया। आज मैंने खास करके बहुत बड़ा चैलेंज और बड़ा है मेरा, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल दुखा है जब मैंने वहां पर उस मंदिर के पास गई। यार यहाँ तो चारों तरफ पुराना बस्ती को छोड़कर आप कहीं भी जाओ, थोड़ा ऐसे मुद्दे तो नहीं है ना भैया। आपके घर में आप दीवार बनाने के लिए लड़ रहे हो। यार कौन सी जाति है ये मेरे समझ के बाहर है। पढ़े लिखों के समझ के बाहर की बात है ये। एक शैतानी है ये, एक हवस है ये। अब तो इसी प्रकार का जवाब दिया जाएगा इसको। लेकिन इस बात के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उनके हाथ में जो शस्त्र है, वोट जो कहकर शस्त्र है आपके हाथ में, उसको कृपया करके अलमारा के अंदर रख के ताला मत मारिए उसको, और अपने आप को घरों के अंदर रखकर कोई सिनेमा देखते ताला मत मारिए। आप अपने मेहमान के घर या भाग्यनगर छोड़कर उस दिन जिस दिन वोटिंग है बाहर मत जाइए। मतदान सबसे बड़ी शक्तिपूर्वक हथियार आपके हाथ में है धर्म को जिताने के लिए। जब तक आप उस धर्म को नहीं जिताएंगे, हम जैसे लोग आगे बढ़कर आपका मदद कुछ नहीं कर पाएंगे। आप और हम सिर्फ एक छोटी सी फासले के दूर रह जाएंगे। हम आपके हाथ पकड़ने आएंगे, लेकिन आपका हाथ हमको लगेगा नहीं वहां पर। ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। कभी हम हाथ पकड़कर उठाना चाहते हैं सरिता, लेकिन जब तक ये हाथ के अंदर ना आ जाए। आप ऐसा है, क्या करोगे आप? ऐसे कितने बसेस छूट गए, कितने रेल छूट गए, इतने पकड़ लेंगे। हम ये पकड़ के भागना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। मौका उनको देना पड़ेगा। जो भरोसे, जो विश्वास, जो आस्था के साथ आप हाथ पकड़ने के लिए तैयार है,
आशा है कि उसी आस्था, उस भरोसे और विश्वास के साथ जनता आपका हाथ पकड़ेगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए फिर 4 लाइन्स पर समाप्त करूंगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। थैंक यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाला और जनता से, श्रोताओं से बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता, मैं आपका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आप जो कहते हैं सही है, बिजी शेड्यूल, क्योंकि आज भी हम 1 साल से दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, 1 साल से कंटिन्यूस, न रविवार न शनिवार। लेकिन हर उस भाई बहन तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए जिसका माध्यम आप बने आज। इसके लिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं।